Mn2O7 एसिडिक ऑक्साइड होता है नेचर में। ग्रीन कलर, ऑयली लिक्विड, ऑयली टाइप होता है, थोड़ा ऑयल जैसा कंसिस्टेंसी होता है। और क्या होता है, हाईली एक्सप्लोजिव। सम, ठीक है। क्या बताया मैंने, KMnO4 पे जब क्या डालोगे, H2SO4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, KMnO4 पे जब H2SO4 डालोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, Mn2O7, है ना। अब वैसे ये मेटल का ऑक्साइड है तो मेटल, बट मेटल का ऑक्साइड होके भी कैसे एसिड है, क्यों, क्योंकि जब मेटल के ऊपर हाई चार्ज होता है तो फिर वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाते हैं और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से एसिडिक हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, मैंगनीज हेप्टॉक्साइड वाला याद रखोगे सब लोग। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखने का। ठीक है, अब ये मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बड़ी फेमस रिएक्शन है, बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है नेचर का। आपको चाहिए तो वीडियो दिखा देता हूँ मैं बाद में आपको, जब आएगा हमारे पास केमिकल तो मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। अभी आपको क्लियर। तो मैंगनीज हेप्टॉक्साइड बनता है, हाईली एक्सप्लोसिव होता है, याद रखने का। क्लियर, Mn2O7। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, K2Cr2O7 जैसे स्ट्रक्चर होगा। Mn लोगे, MnOMn ऐसा रहेगा, और साथ में यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये सब डबल बॉन्ड्स लगे होंगे। स्ट्रक्चर आपको कोई पूछता नहीं है, बट पूछा तो बना सकते हो। ठीक है, बीच वाला MnOMn रहेगा और साइड में सब डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन रहेंगे। ये बन जाएगा मैंगनीज हेप्टॉक्साइड।
स्ट्रक्चर मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, वैसे कोई पूछता नहीं आपको स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बन जाएगा मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, याद रहेगा सब लोगों को, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन को याद रख लेना। और क्या रह गया तुम लोग के एम एन ओ फोर में से, अभी के एम एन ओ फोर कंप्लीट हो जाएगा तो रिड्यूसिंग रिएक्शन रह गई, दो रिड्यूसिंग रिएक्शन कराते हैं तुम लोगों को। बाकी तो क्या रह गया है, एसिडिक बेसिक तो सब करा ही दिया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट है याद रखना, पर मैंगनेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ HCl आर अनसेटिस्फैक्टरी। तो अभी क्या होता है ना, HCl के साथ टाइट्रेशन करते हैं, KMnO4 की ना एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर हम लोग कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं, H2SO4 एंड ऑल। बट HCl को एज ए एसिड यूज नहीं करते, बिकॉज ये क्या करता है, HCl को भी ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो के ये एक पॉइंट है याद रखना कि ये जो है क्या बोलते हैं, HCl के साथ इसका टाइट्रेशन नहीं होता। तो KMnO4 का HCl के साथ कोई टाइट्रेशन नहीं होता, वो लिख लेंगे, नो टाइट्रेशन विद HCl। HCl के साथ KMnO4 का कोई रिएक्शन नहीं होती, टाइट्रेशन नहीं होती, टाइट्रेशन मतलब रिएक्शन होती है एक टाइप की। ठीक है, HCl क्यों नहीं होता, रीजन पूछेंगे, रीजन लिखेंगे, रीजन क्या होता है, इट ऑक्सीडाइजेस। KMnO4 जो है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है किसको, Cl-2 Cl। ठीक है, Cl माइनस जो रहेगा HCl के अंदर, HCl के Cl माइनस को किसको ऑक्सीडाइज कर देगा, Cl2 में। क्लियर हो गया। तो इसको नॉर्मल रिएक्शन करनी चाहिए थी, बट ये उसका क्या करता है, ऑक्सीडेशन करा देता है। समझ में, तो इसकी वजह से यहाँ पे होता नहीं, तो एक छोटा सा पॉइंट है, एनसीईआरटी में दिया, तो याद रख लेना। बाकी तो यूजर्स देख लेंगे, इसके यूजर्स क्या क्या है। कोई रिएक्शन मिस हो गई क्या, फेंटली अल्कलाइन मीडियम वाली हो गई, एसिडिक बेसिक ऑक्सीडेशन वाली हो गए सब, इसके ये भी हो गए। कलर देख लिया, प्रॉपर्टीज, हाँ प्रॉपर्टीज देख लेते, प्रॉपर्टीज बचे हुए फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये देखेंगे। सी दिस पोटेशियम परमैंगनेट के कैसे होते हैं, डार्क पर्पल कलर के, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, विच आर आइसोस्ट्रक्चरल टू KClO4। KClO4 के आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं, आइसोस्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर होगा। अगर देखेंगे तो यहाँ पे KMnO4 है, मैं यहाँ पे KMnO4 बनाता हूँ और KClO4 बनाता हूँ, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही बनेगा। बना के देखेंगे, स्ट्रक्चर बनाना तुमको सिखाया है। यहाँ पे कौन है, MN बीच में होगा क्या, सही। और कितने ऑक्सीजन लगे उस पर बताओ जरा, चार, तो एक, दो, तीन और चार। अब सभी पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, एक पे क्या लग जाएगा के, सही है, एक पे ऑक्सीजन पे माइनस लगा दो और इस पे लग जाएगा के, तो आ जाएगा, देखो जरा KMnO4 बन गया, मैंगनेट और इस पे पोटेशियम। सेम इसको भी ऐसे बना देंगे क्या, Cl। तो ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, आइसो स्ट्रक्चरल। याद रहेगा सब लोगों को, ये पूछते हैं एग्जाम में, इसको स्टार मार्क करके लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में पूछा गया है आइसोस्ट्रक्चरल के बारे में, किसके आइसोस्ट्रक्चरल होता है। तो KMnO4 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद KClO, और आइसोस्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब KMnO4 को जब हीट करोगे, तो हीट करने के बाद जो है क्या बोल सकते हैं, ये अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में लेके जाता है। कौन सी रिएक्शन में लेके जाएगा, डिस्प्रपोर्शन। ये पूछते हैं एग्जाम के अंदर, ये भी तो याद रखना भैया। वो है ना, ज्यादा पानी में सॉल्युबल नहीं होता, बट पानी हीट करोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछेंगे, ये याद रखना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप लिखता हूँ, ऑन हीटिंग, डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। डिकम्पोजिशन की रिएक्शन क्या है, KMnO4। ठीक है, तो अब ये इसको देखो, अब कैसे याद रखेंगे सर, इस रिएक्शन को याद कैसे करना है, बड़ा सिंपल है इसको याद करना। कैसे याद करोगे देखते जाओ। अगर आपको याद होगा, पहले आपने MnO2 पायरोलोसाइड लिया था, और पायरोलोसाइड के अंदर क्या डाला था, बेस, तो क्या मिल गया था आप लोग को, ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या मिला था, K2MnO4।
ठीक है, पोटेशियम मैंगनेट, और उसके अंदर एसिड डाला तो क्या मिलेगा? ये। तो ये, हाँ, तो उसका उल्टा कर दोगे, इसको हीट करोगे तो क्या दे देगा? ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, पोटेशियम मैंगनेट भी, और भी होता है मैंगनीज और डाइऑक्साइड, दैट इज पायरोलूसाइड ऑल्सो। तो ये दो रिएक्शन ये याद रख लेना। तो ये सब मेजर मेजर चीजें थी जो तुमको बतानी थी। एक तो ये मैंगनीज हेप्टॉक्साइड वाला, एक नो टाइट्रेशन, एक डिकम्पोजिशन वाला, है ना। और ब्लैक कलर का होता है तो तुमको बता ही दिया। कलर का ये तो बता, रीजन भी बता दिया। अब हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़ो, देखो सीरीज। टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट आर कलर। एक तो कलर हो गया, एंड इट्स डायमैग्नेटिज्म अलोंग विद टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म। वैसे क्या होता है, केमिनोफोर इज डायमैग्नेटिक, कैसा होता है? बिकॉज डी में जीरो इलेक्ट्रॉन है। अगर डी में जीरो इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। बट फिर भी क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बेस्ड क्या दिखाएगा? पैरामैग्नेटिज्म। तो टेम्परेचर देखो जरा, क्या लिखा है देखो, इट्स डायमैग्नेटिज्म अलोंग विद टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म, जिसको अभी हम समझ नहीं सकते, बिकॉज दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच इज बियॉन्ड द प्रेजेंट स्कोप। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा रीजन क्या है इसका, बट इतना समझ लो कि यूजुअली ये डायमैग्नेटिक होता है, बट टेम्परेचर बढ़ाने से हल्का हल्का पैरामैग्नेटिक नेचर भी दिखाता है। तो याद रखना भैया, इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। क्या शो करेगा? वैसे डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है, बट ठीक है, वैसे डायमैग्नेटिक होता है बट शोर्स टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। याद रहेगा सब लोगों को। तो ये बातें थी KMnO4 के बारे में। यूजेस यूजेस देख लेना एक बार, एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ये मैं एक बार पढ़ा देता हूँ हम लोग को। इनकी रिएक्शन देखेंगे, वो देखते हैं। एक रिएक्शन है एनालिसिस की, वो देखेंगे। सी दिस, बिसाइड इट्स यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये कहाँ पे काम आता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री, मतलब एनालिसिस करने में अलग अलग चीजों में। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज अ फेवरेट ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कहाँ पे काम आता है? ब्लीचिंग, वुल जो होता है, वुल की ब्लीचिंग में काम आता है, कॉटन के ब्लीचिंग में काम आता है, सिल्क कपड़ों की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आता है। और डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल, ऑयल और ऑयल का जो डीकलराइजेशन उसमें काम आता है। बहुत बार देखते हो जब ऑयल बहुत टाइम पड़ा होता है तो ऑयल जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, बट बहुत टाइम लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप ऑयल को रख दोगे तो ऑयल आपका येलोइश पड़ जाता है, देखोगे आप लोग। ठीक है, तो अगर बहुत टाइम ऑयल रहने लग जाएगा तो कैसा हो जाता है? येलोइश। तो वो येलोइशनेस को हटाने के लिए क्या बोलते हैं, KMnO4 डाल के उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। क्लियर? इसलिए ऑयल के जब दाग निकालने होते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं? KMnO4 का यूज करते हैं। क्लियर? अगर ऑयल का धब्बा लग गया, जैसे खाना बनाने वाला जो कुकिंग ऑयल होता है, उसका अगर धब्बा लग जाता है तो फिर वो डार्क येलो होता है, इजंट इट, या थोड़ा येलो होता है, उसके ऊपर अगर हम KMnO4 से वॉश करेंगे तो कलर पूरा चले जाता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट यूजेस थे, वो होपफुली आपको याद रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे KMnO4 आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब KMnO4 और इसकी रिएक्शन देखेंगे एक और, इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन विद SO2, दोनों के लिए KMnO4 और K2Cr2O7, दोनों के लिए बहुत काम की रिएक्शन है ना। सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करके, ये गैस का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का यूज करके हम लोग पता लगा सकते हैं KMnO4 और K2Cr2O7 के बारे में। देखते जाओ कैसे, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, बहुत ही काम की है, देखो। मान लो आपके पास है KMnO4, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है SO2 से, सल्फर डाइऑक्साइड से। नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाम फॉर्मूला देख के समझ में आ गया होगा। कैसी गैस होती है? रिड्यूसिंग गैस होती है। कैसी गैस होती है? रिड्यूसिंग गैस, मतलब क्या करते हैं, रिडक्शन का नेचर होता है। समझ में आया? तो इसको रिड्यूस कर देगी क्या? थैंक यू सो मच। लाओ, ग्लिसरीन, इसमें आग लगाए। इसकी बुक है, बॉटल के अंदर थोड़ी लगाएंगे दिमाग। बीकर है ना अपने पास, बीकर। किसका डब्बा है प्लास्टिक? छोटे पेपर पे लगा देना। पूरा गीला करके लेके आए क्या, मतलब धो के लेके आएगा इसको?
क्या बोल रहे हो? बूढ़ी पांडा से लेकर एक किसी का सीजर है क्या? गर्ल्स की, गर्ल्स की जबान में चल जाएगी। अरे वो खराब हो जाएगा, पूरा पूरा खुल जाएगा थोड़ा सा। क्या हो गया बेटा काम? क्या? ओ, महाराज का फोटो, सॉरी। गुड 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 ऑब्जर्वेशन, सॉरी। मैं ध्यान नहीं दिया। क्या बोल रहे हो? पीछे भी है क्या इसमें? ए निकाल के दो, हो गया यहाँ से। टैब। पागल हो गया क्या टैब? अरे वो कहाँ पे है? इसके नीचे। दो ग्लिसरीन दो। भाई यही फ्री हो गया। ढक्कन नहीं। बच्चे क्या खुश हो गए, देखो खोलते हुए देखा तो। हम लोग की जबान चाहिए लड़कियों की काटने के लिए। अरे ये फ्री हो गया और हाँ चलो हो गया। छोड़ो यार, तुम लड़कियों के क्या चीजें, बॉयज के इसमें काम हो जाता सब। संकल्प बड़ा खुश हो रहे हैं। एक्सपीरियंस है क्या संकल्प कुछ? हाँ तो फूटेगा थोड़ी, वो तो जलेगा ना। सीधा फोन के अंदर थोड़ी आग घुस जाएगी ये ग्लिसरीन तुम लोग कौन सा ग्रेड का लेके आए हो? होता का। पर वो पैसे नहीं दिले। ग्लिसरीन में पानी का कंटेंट ज्यादा लग रहा है। ठीक है होगा थोड़ी देर में, तब तक पढ़ते चलो, ध्यान दो। अरे क्या सर, वो गर्म होने दो उसको थोड़ा सा। अरे जब होगा तो दिख जाएगा। चुप रहो। अरे एक्चुअली पेपर ना, पतला वाला पेपर रखना पड़ेगा तो जल्दी आग लगती है, इसमें आग नहीं लगेगी जल्दी से। पतले वाले पेपर पे डालते चलो, दो। उसके अंदर से निकालो। एक अब।
असना। अरे वो क्या ना, गोबर वाले कंडे में जल्दी आग लग जाती है, वो जल्दी थोड़ा ये होता है, वो जल्दी उसमें आग लगती है। इसमें आग लगती नहीं, पेपर पेपर जल्दी से मॉलिक्यूल्स पकड़ते नहीं। कुछ भी नहीं हो रहा सर, आगे आग लगा दो तुम लोग, तुम्हारी जवान से आग लग जाएगी। शे, गप्पा बस, जब वो लगनी होगी लग जाएगी थोड़ी देर में। पढ़ते रहो। क्या बोल रहे हो? वो मेरे को दिख जाएगा, टेंशन मत लो, मेरा ध्यान हर जगह रहता है। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, वो बताओ। हाँ तो गिल आज के बाहर निकलो, चलो। ध्यान दो। KMnO4 और SO2 के साथ रिएक्शन करेंगे। ये रिडक्शन रिड्यूसिंग गैस होती है, कैसी गैस होती है? रिड्यूसिंग गैस, तो इसका नेचर रिड्यूसिंग का होता है, तो पानी निकालो, पानी। हुआ कि नहीं हुआ? ये खुश हो गए, देखो देखो नालायक। हाँ, दिस इज द राइट टाइम आई शुड टेक माय फोन। हाँ, दो पेपर दो, एक दो। अरे तो पेपर दो फटाफट। अरे गरीबों। क्या बोल रहे हो? हाथ दे, तेरा हाथ ला। बेशरम, बदतमीज। क्या है वो? हो गया पेपर का काम। अरे दिख गया तुम लोग को रिएक्शन कैसी होती है। अरे तो वो H2SO4 में डाला था, ये तो ग्लिसरीन वाला है, तो मैं तो बोला था कि इसमें आग लग जाती, मैंने थोड़ी बोला कि इसमें आग तो कल जब H2SO4 डालूंगा तब होगी ना। ये तो कहाँ से लाओ H2SO4? नीचे बंद है, ताला लगा है ना। जाओ तोड़ो, लेके आओ। सुनो, बदतमीजी तो करो, चुपचाप पढ़ाई करो, ध्यान दे दे, रिएक्शन पढ़ो। तुम लोग ना थप्पड़ खाओगे मुझसे। ध्यान देंगे सब लोग। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे।
क्या किया, KMnO4 और K2Cr2O7, अगर इनको आपको पहचानना है इनकी रिएक्शंस को, तो कैसे पहचानते हैं? देखो जरा, अगर आपको पर्पल कलर का केमिकल दिया, आपको पता नहीं KMnO4 है, तो आप सबसे पहले क्या करो, SO2 गैस के साथ रिएक्ट कराओ। ये तुरंत क्या देगा, Mn+2 आयन में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। Mn पे यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +2 है, रिडक्शन हो गया Mn का। Mn का रिडक्शन हो जाएगा +2 के अंदर, +2 में इसका कलर फेंट पिंक, या फिर कैसा होता है, एकदम कलरलेस होता है। क्लियर हो गया क्या? और ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है, इसको कराओगे तो ये Cr+3 में जाएगा, क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा। तो ये दो चीजें आप लोग को याद रखनी है। तुम लोगों को जो दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो इनको मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टार मार्क लगाता हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर से सुनो, सेम है, बस खाली KMnO4 और K2Cr2O7 लेना है तुम लोगों को। और लेने के बाद जो है देखो, KMnO4 लिया, K2Cr2O7 लिया, दोनों का सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, ये +2 में +3 में जाएगा। क्लियर? और एक का कलर कलरलेस पिंक हो जाएगा, नहीं तो और एक का क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखने का। तो ये हो गई रिएक्शंस की बात है। तो यहाँ पे आप लोग के रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है, KMnO4 वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए ब्लॉक के क्या बोल सकते हैं कुछ ये प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हमारा स्टार्टिंग का पार्ट है, जो अभी तक हुआ नहीं है, थोड़ा बोरिंग सा है, उसको पढ़ेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते नहीं उसमें से, पर हम लोग कर लेंगे उसको भी। ट्रांजिशन एलिमेंट बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी तुम लोगों को। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं बता ही दिए तुम लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी। ट्रांजिशन इनर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को यहाँ से एनसीईआरटी में से मार्क करनी है, मैं जो जो बोलते जाऊंगा वो मार्क कर देना, ठीक है? ध्यान से सुन जाओ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में खाली इतना याद रखना, विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, जिंदगी का और मैंगनीज, ठीक है, दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर। सभी लोगों के पास क्या होता है, एक से ज्यादा क्या होंगे, मेटालिक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, सिवाय किसके, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के, ठीक है, और मैंगनीज के, बाकी सबके क्या होते हैं, एक से ज्यादा क्या होंगे, मेटालिक स्ट्रक्चर्स होंगे। तो हम लिख लेते फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैसे का एग्जाम इस टाइम वाला, सैटरडे वाला? हाँ, ठीक ठाक ही बनाया था, इजी बनाया था। सुनो क्या बोला, मेटालिक स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग टाइप के, HCP, BCC, CCP, ऐसे अलग अलग टाइप के मेटालिक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना? हेक्सागोनल क्लोज पैक, फेस क्यूबिक क्लोज पैक, बॉडी सेंटर, ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना? उसे बोलते हैं मेटालिक स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, ठीक है? तो ये सारे लोगों के पास अलग अलग मेटालिक स्ट्रक्चर होते हैं, एक दो तीन चार अलग अलग मेटालिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। बट तुम्हारे जो ये है, जिंदगी कबाड़ा हो गई और मैंगनीज, इन लोग के कोई मेटालिक स्ट्रक्चर होते हैं नहीं। क्लियर हो गया क्या? है ना? इनको हम अलग से हमने बाद में बनाया, बट नेचर में इनका कोई मेटालिक स्ट्रक्चर होता नहीं, बाकी सभी लोगों के होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखे हुए दिस स्कैंडियम, टिटेनियम, सब लोग एक एक दो दो लिखे हुए। पर अगर आप देखोगे तो जिंक के अंदर कुछ नहीं है, एक्स बनाया। HCP क्यों, HCP हमने बनाया है, हम लोग लैब में बनाते तो बन सकता है। इसमें देखो ये बन सकता है, बन सकता है, इसमें भी नहीं दिया है। मैंगनीज का भी देखोगे तो मैंगनीज में भी एक्स दिया है, बाद में बनाए गए हैं, पहले नहीं बने थे। समझ में आएगा? तो ये याद रख लेना इसको। बढ़े आगे, मेटालिक स्ट्रक्चर। तो उसके बाद बात करेंगे इसकी क्या बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में से, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और इनके बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, किस पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, नहीं क्या करता है। ध्यान समझो, सब कुछ डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्डिंग पे। सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, मेटालिक बॉन्डिंग पे। अगर मेटल की बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा, हाई। और अगर वीक बॉन्ड वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा, लो। सिंपल से, सीधी सी बात, समझने में सिंपल है। अगर मेल्टिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा, बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, बॉन्ड ही वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा।
ध्यान दो। मेल्टिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? बॉन्ड पे, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। जब दो मेटल होते हैं, मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनती है उसे बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग पे सब डिपेंड करेगा कि कैसा होता है कैसा नहीं होता। तो देखते जाओ भैया, मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी क्या नहीं होगी। मेटालिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है, सुनो अभी मैं जो पॉइंट बताने वाला हूँ ध्यान से सुनते जाना मैं क्या बोलता हूँ। बॉन्ड जो होती है, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर, समझ में आएगा? मेटल के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है? मेटालिक बॉन्ड, समझ में आया? दो मेटल के बीच में कौन सी बॉन्ड होगी? मेटालिक। अगर तुम्हारी बॉन्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा? हाई। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी वो देखेंगे अभी हम लोग ध्यान से। बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पे, वो है मेटालिक बॉन्डिंग पे। और मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो कैसे होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ। फिर से सुनते जाओ मैं क्या बताता हूँ। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी तुम्हारी मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग। जितनी बॉन्डिंग स्ट्रांग उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? हाई। समझ में आया? तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसके अंदर क्या होगी? मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी? ज्यादा। मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा हो गई तो फिर क्या बोल सकते हैं? मेल्टिंग पॉइंट भी क्या आएगा? ज्यादा। क्लियर हुआ? हाई। बस यही बातें हैं। अब देखो जरा अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। तो स्कैंडियम की बात करेंगे, मान लो स्कैंडियम स्कैंडियम के बीच में क्या बोल सकते हैं? बॉन्ड है। स्कैंडियम स्कैंडियम, अगर स्कैंडियम मेटल को हीट करोगे तो उनकी स्कैंडियम और स्कैंडियम वाली बॉन्ड टूटेगी, सारे स्कैंडियम ही लगे होंगे है ना, बिकॉज प्योर मेटल है। प्योर मेटल के अंदर सिर्फ स्कैंडियम और स्कैंडियम की बॉन्ड होगी सारी की सारी। तो अगर अब मैं देखूंगा सारे के सारे स्कैंडियम की बॉन्ड्स है यहाँ पे, तो इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जब मैं हीट करूंगा तो क्या टूटेगी? इनके बीच की मेटालिक बॉन्ड टूटेगी, है ना। मेटालिक बॉन्ड टूट जाएगी या फिर मेल्ट हो जाएगी। तो उसकी अब ये बॉन्ड कितनी स्ट्रांग है किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे। तो देखते जाओ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे इसके। अगर मैं स्कैंडियम की बात करता हूँ, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है देखो जरा। 21। तो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक 3D1 आएगा क्या? तो इसके अंदर तो डी में एक इलेक्ट्रॉन, तो कितना अनपेड आया बताओ जरा? एक। सही है। तो एक स्कैंडियम में एक अनपेड, दूसरे स्कैंडियम में एक और अनपेड, दोनों में हर एक स्कैंडियम में एक अनपेड होगा। दोनों मिला के क्या बनाएंगे? एक मेटालिक बॉन्ड। कितनी बनेगी? बट अगर मैं बात करता हूँ टिटेनियम की, तो टिटेनियम के अंदर 3D2 आता है क्या? तो डी में कितने अनपेड आएंगे? तो एक टिटेनियम में दो अनपेड, दूसरे टिटेनियम में दो अनपेड, तो कितने बने? दो मेटालिक बॉन्ड। सही है। तो अगर मैं वैनेडियम की बात करूंगा तो तीन अनपेड तीन मेटालिक बॉन्डिंग। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। तो ऐसे मेरे मेटालिक, जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी क्या? समझ में आया सब लोगों को? तो उस हिसाब से तो ग्राफ कैसा आना चाहिए बताओ? स्ट्रेंथ का जो ग्राफ है, मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ का ग्राफ, वो ऐसा आएगा क्या? बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, स्कैंडियम से टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज से लेके जिंक तक बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे? पक्का? पक्का? देखो कि ऐसा आना चाहिए। मैंगनीज तक बढ़ेंगे, D5 तक। अरे D5 तक अनपेड बढ़ते जाएंगे क्या? फिर मैंगनीज तक बढ़ गए और मैंगनीज के बाद क्या होगा? अब कम होने शुरू होंगे क्या? तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए क्या? समझ में आया सब लोगों को? क्लियर हो गया? तो ऐसे होगा। तो मतलब D1 से लेके D5 तक क्या होगा? बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। सही है। फिर आयरन से कम होगा, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ऐसा आना चाहिएगा। समझ में आता है मैं क्या बोलता हूँ? क्लियर है? ऐसा आना चाहिए। तो ग्राफ ऐसा ही आना चाहिए। तो देखेंगे भैया। तो बट यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखते हो तो कुछ अलग सा ग्राफ दिख रहा है। ऊपर वाला ग्राफ तो ऐसे दिख रहा है, ये ग्रीन लाइन वाला। बट जो नीचे वाले दो ग्राफ है वो ऐसे नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे? तो उसका रीजन अभी हम समझेंगे, तो ध्यान से समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। अब क्या होता है, अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। जो मैंगनीज में होता है, ठीक है, डी में 5, 4s2 3d5 जो होता है, 4s2 3d5। तो 4s मैंगनीज क्या होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज हमने देखा था उसकी CFSC की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। हमने देखा ना, जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वीक फील्ड में तो वो उसकी CFSC की वैल्यू क्या आएगी? 0। अगर CFSC की वैल्यू 0 आती है तो वो हाईली स्टेबल हो जाता है ना। क्रिस्टल मतलब उसको स्टेबिलिटी के लिए अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं, बाकी लोगों को अलग से एनर्जी देनी पड़ती है। कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा ओ, वो जित उतनी एनर्जी हमें कंपाउंड को देनी पड़ेगी तभी कंपाउंड स्टेबल होगा। बट इसको कुछ देने की जरूरत है क्या? नहीं, ये अपने आप ही क्या है? स्टेबल है। अब जो स्टेबल होता है वो बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं। जैसे हमने नोबल गैसेस देखे, नोबल गैस बॉन्ड बनाना प्रेफर कर देगा? नहीं। क्यों नहीं करते? बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। उनको बोलते हैं भैया बॉन्ड बना दो, बोलता है भाई तुम लोगों को जरूरत होगी 8 इलेक्ट्रॉन की। सही है, ऑक्टेट कंप्लीट करने, मेरे तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। सिमिलरली मैंगनीज की बात करेंगे तो मैंगनीज क्या बोलते हैं? अब वहां पे क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। तो वहां पे बाहर वालों के साथ बॉन्ड बनानी। समझ में आया? तो बाहर वालों के साथ बॉन्ड बनानी। बट अगर आप देखोगे नोबल गैस का जो क्या बोल सकते हैं, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत कम होता है, इसलिए देखोगे आप वो गैस में एग्जिस्ट करते हैं। सारे नोबल गैस किस में एग्जिस्ट करते हैं?
गैस में उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को पी ब्लॉक में। तो उनके बीच में मेल्टिंग पॉइंट क्यों लो होता है? बिकॉज उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत कम होता है, खुद के अंदर भी इंटरेक्शन कम होता है। अगर वो बाहर वालों से कम बॉन्ड बनाएंगे तो खुद से भी कम बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि अगर एक नियॉन को देखोगे और दूसरे नियॉन को देखोगे तो एक नियॉन और दूसरे नियॉन के बीच में बॉन्ड कम बनती है। क्यों बनती है? ये नियॉन बोलता है मैं स्टेबल हूं, ये बोलता है मैं स्टेबल हूं, तो दोनों एक दूसरे के बीच में बॉन्ड भी क्या बनाते हैं? कम। तो दो जनों के बीच का अट्रैक्शन क्या होगा? कम, है ना? बिकॉज इसको लगता है मैं स्टेबल हूं, इसको लगता है मैं स्टेबल हूं, तो जब, है ना, तो जब दोनों को लगता है मैं स्टेबल हूं तो दोनों में हल्का हल्का रिपल्शन होगा, हल्का हल्का क्या होगा? और अट्रैक्शन कम होगा। जैसे जब दो बड़े लोग आ जाते हैं, इजंट इट, आप देखोगे दो जो बेस्ट ऑफ बेस्ट जो दो प्लेयर होंगे वो लोग ज्यादा बातें नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक को लगता है मैं बड़ा हूं, एक को लगता है मैं बड़ा हूं, इसलिए दोनों के बीच में हल्का एक ना ये रहता है, क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिशन रहता है। सामने सामने बोलेंगे हाँ ठीक है हेलो कैसे हो एंड ऑल, बट है ना क्या बोलते हैं, पीछे से मन में एक हल्का सा ये रहेगा। क्लियर है? सिर्फ क्योंकि इसको लगता है ये स्टेबल है, इसको लगता है ये स्टेबल है। हाँ, अगर एक को लगे कि मैं कमजोर हूं, एक को लगे मैं स्ट्रांग हूं, तो फिर दोनों के बीच में बढ़िया जम जाती है। ठीक है, अब दोनों को स्टेबल लगता है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? कम। अट्रैक्शन कम होगा तो दोनों एकदम ज्यादा पास में आएंगे क्या? नहीं। अगर ज्यादा पास में आते हैं तो सॉलिड बन जाते हैं, कम पास में तो लिक्विड, और बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं, एकदम ना के बराबर अट्रैक्शन, तो क्या बनेगा? गैस। समझ में आएगा? तो ये लोग में, अब मैंगनीज में भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है, बिकॉज डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब डी में 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसको लगता है मैं तो स्टेबल हूँ, स्टेबल होने की वजह से वो अपने अपने बीच में दो मैंगनीज के बीच में बॉन्ड क्या हो जाती है? वीक। क्या हो जाएगी? समझ में आया? मैंगनीज और मैंगनीज के बीच में बॉन्ड क्या हो जाती है? वीक। रीजन क्या पता है? बिकॉज उसके अंदर क्या होता है? स्टेबल डीफाई कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? स्टेबल डीफाई कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से दो मैंगनीज और एक मैंगनीज और दूसरे मैंगनीज के बीच की जो मेटालिक बॉन्ड होती है वो क्या हो जाती है? वीक। बिकॉज उसको लगता है मैं स्टेबल हूँ, उसको लगता है मैं भी स्टेबल हूँ, भाई मेरे को तो मेरी जरूरत नहीं है, तेरे को मेरी जरूरत नहीं है, तो फिर ये लोग की बॉन्ड क्या हो जाती है? समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। इसलिए मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट आइडियली सबसे हाई आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था हाई? बिकॉज कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 के हिसाब से सबसे ऊपर आना चाहिए था। बट बिकॉज इसके अंदर क्या हो गया, है ना, इसके अंदर स्टेबिलिटी की वजह से क्या हो गया, बॉन्ड के अट्रैक्शन कम हो गया। समझ में? स्टेबिलिटी की वजह से इंटरनल अट्रैक्शन कम हो जाता है, और अट्रैक्शन कम होने से मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट एकदम ड्रॉप हो जाता है। तो मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट कहाँ आ जाएगा? तो अब देखो जरा, एम शेप कर्व आ गया क्या? है ना, एम शेप का ग्राफ आ गया क्या? अब देखो जरा ये ग्राफ को देखो, स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम क्रोमियम तक बढ़ा। अब समझ में आता है ग्राफ क्या है? मैंने देखो, इसलिए जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ग्राफ कुछ समझ में नहीं आता, समझाने पे सब समझ में आता है, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है सब। अब देखो जरा, स्कैंडियम से टिटेनियम वैनेडियम क्रोमियम तक बढ़ रहे हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बट मैंगनीज में एकदम से कम हो गया क्या? और फिर वापस आयरन से धीरे धीरे नीचे जाएगा। समझ में आएगा? तो आपको इतना याद रखना भैया, इट इंक्रीजेस स्टिल क्रोमियम, इट इंक्रीजेस स्टिल, और फिर क्या बोलते हैं, वापस क्या बोलते हैं, आयरन से नीचे जाएगा। आयरन से कहाँ जाएगा? नीचे। और मैंगनीज शोज एक्सेप्शन, मैंगनीज शोज एक्सेप्शन। क्यों शो करता है मैंगनीज में एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल डीफाई कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल। समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। तो ग्राफ याद रहेगा सब लोगों को, कैसे बनाया ग्राफ हम लोगों ने? तो हम लोगों ने ग्राफ बनाया, तो हमने ग्राफ बनाया किस तरीके से बनाया? तो याद रखना भैया, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक बढ़ेगा, और मैंगनीज में क्या हो जाएगा? कम। फिर वापस आयरन से लेके ये कम होना शुरू होगा। वो बात अलग है, आयरन और इसमें क्रोमियम में थोड़ा सा कम होता है, यहाँ से आयरन ऐसा होता है, ये आयरन होगा, फिर कोबाल्ट होगा, निकेल होगा, कॉपर और जिंक। क्लियर? याद रहेगा, एम शेप कर्व क्या आएगा? एम शेप कर्व। अब देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट दो चीज पे, एक तो डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्डिंग पे, दूसरा डिपेंड करता है मास पे। किस पे डिपेंड करेगा? तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अगर मैं देखता हूँ तो 3D सीरीज से वालों को से ज्यादा मास किसका होगा? 4D वालों का। तो 4D की लाइन कुछ ऐसी आएगी क्या? सही है। तो ये 4D वाले इससे ऊपर होगा, तो 4D सीरीज वाले ऊपर होंगे, तो ये 3D सीरीज, ये 4D, और ऊपर क्या आएगा? 5D। समझ में आया सब लोगों को? तो इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। अब 5D वाले में एक्सेप्शन आता नहीं है, रीनियम में देखो जरा, टंगस्टन तक बढ़ा और रीनियम में कम हो गया फिर, बट इसके अंदर एक्सेप्शन ज्यादा रखता नहीं है। रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना, ये यहाँ पे जो है ऑलरेडी इसका साइज बहुत बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए हल्का सा ही डीप आता है और नीचे जाएगा। बट आपको इतना डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, आप लोगों को खाली इतना याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है और क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा कहाँ तक? क्रोमियम तक। और उसके बाद मैंगनीज में बहुत ही कम आएगा, और फिर आयरन से लेके नीचे कम होना शुरू होगा। तो इस एक दो चीजें हैं, इनको याद रख लेना। ठीक है, ये ग्राफ यहाँ से आप लोग सेम ड्रॉ करके लेके आ सकते हो। ग्राफ इतना आपको कोई पूछता नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो बता दी आप लोगों को क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ग्राफ इतना कोई पूछेगा नहीं। ग्राफ आप अपना एनसीईआरटी से, मैंने ऐसे फालतू सा बनाया। आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, पॉइंट क्या क्या याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट के अंदर? ठीक है, मैं ग्राफ यहाँ पे बनाऊंगा नहीं, ग्राफ आप लोग अपना एनसीईआरटी से कॉपी करना। इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, वो मैं लिखवा देता हूँ, आपको एग्जाम में क्या आएगा वो मैं बताता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मेटालिक बॉन्डिंग। किस पे डिपेंड करेगा? मेटालिक बॉन्डिंग। और मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है तुम्हारी,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? क्लियर? तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में देखेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में क्या हो जाएगा, इट इंक्रीजेस टिल chromium and decreases from iron to zinc with exception of manganese due to extra stable d5 configuration। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या याद रखना है आप लोगों को? आपको याद रखना है इसके अंदर ये कि 3D वालों का हमेशा कम होगा, 4D का ज्यादा होगा, और 5D का क्या होगा, और ज्यादा होगा। समझ में आएगा? और पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो आपको पता होना चाहिए टंगस्टन। टंगस्टन हैज हाईएस्ट एमपी मेल्टिंग पॉइंट डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में अगर पूछेंगे या कोई भी मेटल में पूछेंगे, सारे मेटल्स में से सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? टंगस्टन का। समझ में आया? तो देखो जरा ग्राफ में देखो, टंगस्टन का सबसे ज्यादा है क्या? Yes। याद रहेगा सब लोगों को। अब उसके बाद अगर आप देखोगे सबसे कम किसका आता है, तो सबसे कम लोअर एंड में कौन कौन से आ रहे हैं तुम्हारे, है ना? ये कॉपर तो है ही, इससे भी कम आएंगे जिंक, ये कैडमियम और मर्क्यूरी। इसलिए अगर आप देखोगे तो मर्क्यूरी का तो मेल्टिंग पॉइंट क्या बोल सकते हैं, मर्क्यूरी तो ऑलरेडी लिक्विड में होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता नहीं है। मर्क्यूरी किस में होता है तुम्हारा? लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, उसका खाली क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो साथ में आपके ये क्या नाम है इसका, जिंक और कैडमियम। जिंक और कैडमियम, जिंक बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, इसलिए उसको हाथ से भी आप फाड़ सकते हो, जिंक मेटल को आप हाथ से भी फाड़ सकते हो, ठीक है? ऐसा होता है, मतलब इतना भी इजीली नहीं, पर थोड़ा जोर लगाओगे तो फट जाता है जिंक। और कैडमियम भी आपका जो है क्या बोल सकते हैं, इजीली नाइफ से कट हो जाता है, ऑलमोस्ट लिक्विड में होता है। तो अगर आप देखोगे इनके बीच में मेटालिक बॉन्डिंग बहुत वीक होती है। किसके बीच में? जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। क्यों वीक होती है मेटालिक बॉन्डिंग? बिकॉज इनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो इनकी मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी? बहुत वीक। बहुत वीक होगी तो इसलिए कैसे एक्ट करेंगे? एज अ सॉफ्ट मेटल, एज अ सॉफ्ट मेटल। तो ये याद रखोगे सब लोग। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना है इसमें से, तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी आर सॉफ्ट मेटल्स। रीजन? वीक मेटालिक बॉन्डिंग। याद रहेगा सब लोगों को? तो जिंक जिंदगी कबाड़ा हो गए, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का क्या रहेगा? वीक मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती है, इसलिए कैसे होते हैं? सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। जबकि मर्क्यूरी तो आपका ऑलमोस्ट लिक्विड में ही, मर्क्यूरी तो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। और जिंक और कैडमियम को आप हाथ से भी तोड़ सकते हो। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात है, सबको समझ में आ गई? तो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या क्या याद रखने लायक चीजें सब बता दी आप लोगों को। फिर से याद रखना भैया, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारा मेटालिक बॉन्ड पे। मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ तक बढ़ेंगे तुम्हारे, बताओ जरा? क्रोमियम तक। समझ में आया? क्रोमियम मैंगनीज तक बढ़ेंगे, और मैंगनीज से डिक्रीज होना शुरू होगा, बट मैंगनीज में क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन। याद रहेगा सब लोगों को? बहुत बढ़िया। यस, नेक्स्ट आएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सेम ग्राफ होता है, सेम ग्राफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखोगे बढ़ते जाएगा फिर कम होगा, सही है? सेम होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो नेक्स्ट देखेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कुछ फर्क नहीं होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है? वो एनर्जी जिससे क्या हो जाए, एटम्स में कन्वर्ट हो जाए। मतलब जो एक मॉलिक्यूल, इसमें बहुत सारे एटम्स है, उसको इतना हीट करो कि वो छोटे छोटे एटम्स में टूट जाए। जैसे अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ Cl2, इसको हीट करता हूँ, और हीट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl+Cl, तो एटम्स में टूट गया क्या? इसी, अब इसमें जो एनर्जी लगी उसी को क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। समझ में आएगा? एटम्स में तोड़ने की एनर्जी को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इसमें भी सेम, ये भी किस पे डिपेंड करेगी बताओ? बॉन्ड टूटेगी तभी ये एटम में कन्वर्ट होगा, सही है? तो बॉन्ड टूटेगी तो एटम में, तो बॉन्ड किस पे डिपेंड करेगी? मेटालिक बॉन्ड पे। मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। सबको सेम ही आएगा क्या? तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ क्या होता है?
सेम होता है, समझ में आएगा? तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, खाली डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए इसलिए लिख देता हूँ। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मॉलिक्यूल इनटू एटम्स। क्लियर? एग्जाम्पल देखो जरा, O3 ले लिया, O3 है, तो O3 को किसमें कन्वर्ट कर दिया? O+O+O, एटम से तोड़ दिया। इसमें जो एनर्जी लगेगी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। समझ में आया सब लोग को? क्लियर है? तो बस यही बातें होती है। और सेम क्या होगा? सेम एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सेम केस एज मेल्टिंग पॉइंट। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया तुम लोग का, और मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब क्या बचा है तुम लोग का? साइज ना, आयोनिक साइज। तुम लोग साइज वाला एक ग्राफ नहीं कराया ना? पीरियोडिक टेबल के टाइम पे नहीं कराया था? क्या हो रहा है? ठीक। ठीक है, ये ग्राफ कल करेंगे, अभी इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी क्या बचा? साइज बचा हुआ है तुम लोग का। और साइज के बाद क्या बच जाएगा तुम लोग का? आयनाइजेशन भी तो फालतू है, इसको कुछ ज्यादा क्वेश्चन आती है। ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। RM3। ठीक है, एक डेढ़ लेक्चर का बचा हुआ है ना? एक से तो मतलब वेंसडे विल कंप्लीट डी ब्लॉक, एंड F ब्लॉक के लिए 2 से 3 दो लेक्चर लगेंगे। तो दिस फ्राइडे विल कंप्लीट योर सिलेबस। पेन किसका है? बोलो। सेव। गुड। न्यू एडमिशन एडमिशन शुरू कर दिया लोगों ने? पुराने तो कंप्लीट कराओ। पुराने भागे ही नहीं है, पहले न्यू। पेन किसका है? ये लेना ले। वाह। अरे इतना क्या डर गई? टेंशन मत ले, एक छिपकली का दूसरी छिपकली नहीं आई। मुझे लगा छिपकली गिरी।